हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण, जो कि हमारे प्रकाशिकी से संबंधित है। और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ही आते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम में अच्छे अच्छे अंक अर्जित कीजिए। ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए, आज हम जो है अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है व्यतिकरण। तो देखिए, जो व्यतिकरण होता है ये होता क्या है, व्यतिकरण कहते किसको हैं, ये चीज़ हमको समझना है पहले आज। तो चैप्टर का नाम है जैसा कि व्यतिकरण, व्यतिकरण, ठीक है। फ्रेम में है कि नहीं है? है। तो देखिए, ये व्यतिकरण होता क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई माध्यम है, ये अपना बोर्ड एक माध्यम हो गया, ठीक है। और इस माध्यम में जो है एक तरंग ये चल रही है, ये ऐसे चल रही है एक तरंग, ठीक है। और जो दूसरी तरंग है वो इस प्रकार से चल रही है। दो तरंगों को एक साथ संचालित करा दिया जाए, एक साथ, ठीक है। और अगर ये दोनों समान कला में है, इन दोनों की कलाएं क्या है, समान है, तो क्या होगा कि जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तरंग ये वाली, मतलब दोनों तरंगे जब माध्यम में एक साथ चलेंगी, तो जब एक साथ संचरित होंगी दोनों तरंगे माध्यम में, तो होता क्या है कि जो इन दोनों को मिला के एक नई तरंग का निर्माण हो जाता है। इन दोनों तरंगों को मिलाकर एक नई तरंग का निर्माण हो जाता है। तो वो जो तरंग होती है उसका जो विस्थापन होता है वो इन दोनों तरंगों के जो कणों का विस्थापन है, ये जो हाइट है, इन दोनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे ये मान लो सपोज दैट 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, तो ये जो परिणामी तरंग होगी उसकी हाइट कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से नीचे के लिए भी, और ऐसे, ठीक है। तो ये जो परिणामी तरंग है, ठीक है, इनके जो कणों का विस्थापन है वो इन दोनों के कणों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत एक प्रकार से कह सकते हैं। और यही चीज हमको पढ़ना है व्यतिकरण में, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो एकदम बेसिक सी जानकारी थी कि जब माध्यम में हम दो तरंगों को एक साथ संचालित कराएंगे तो क्या होगा कि जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी जो कणों का जो विस्थापन है वो इन दोनों तरंगों के विस्थापनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। सपोज दैट जैसे वाई एक्स की दिशा में इसका ये जो विस्थापन है y1 है, और इसका जो विस्थापन है वो y2 है, और इसका जो विस्थापन है वो y है, तो यहाँ पे y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। इसी चीज को हमको पढ़ना है और इसी से रिलेटेड सारे डेरिवेशंस करने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हुए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो अपना जो हेडिंग है वो है दो तरंगों का व्यतिकरण। हेडिंग का नाम है दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण नाम है हेडिंग का, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण। इनमें से मान लेते हैं कि जो अपनी पहली तरंग है, माना पहली तरंग का विस्थापन समीकरण कितना है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। पहली जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण क्या है, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। और जो दूसरी तरंग है, दूसरी तरंग का
विस्थापन समीकरण कितना है, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस फाई है, ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई है। और ये जो समीकरण हैं, ये समीकरण हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, सेकंड पेपर में। वहाँ पे होता था एक चैप्टर सरल आवर्त गति, और उसके बाद था तरंगों में अध्यारोपण का सिद्धांत, विस्पंद। ठीक है, तो वहीं पर हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब चूंकि 11 पढ़े बहुत दिन हो गया, तो आप लोग के ध्यान से कुछ बातें उतर जाती हैं, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा इस समीकरण को डिफाइन किए देते हैं कि यहाँ पे जो y1 है, ये जो y है, ये तरंग के कणों का विस्थापन है, कि कणों का विस्थापन है। ठीक, और ये जो a1 है, a ये आयाम है, ये क्या है, आयाम है, तरंग का आयाम। ओमेगा क्या है, ओमेगा है आपका कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति है ओमेगा। और के क्या है, के है संचरण नियतांक, संचरण नियतांक, संचरण नियतांक है के। और x क्या है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी है, जहाँ पे x क्या है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी है। ठीक है, और फाई क्या है, तो फाई है दोनों तरंगों के बीच कालांतर, फाई क्या है, कालांतर है फाई। ठीक है, तो ये हो गए सारे बिंदुओं के नाम की कौन से पॉइंट्स क्या हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। और जब ये दोनों तरंगे जो है एक माध्यम में संचरित होंगी, तो तरंगों में अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण का मतलब दोनों तरंगे एक दूसरे से मिल जाएंगे और मिलकर एक नई तरंग का निर्माण करेंगी, और जिसके कणों का विस्थापन जो है इन दोनों तरंगों के कणों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो जब दोनों तरंगे माध्यम में एक साथ संचरित होंगी, तो तरंगों में अध्यारोपण हो जाएगा, और अध्यारोपण के उपरांत जो तरंगों का समीकरण होगा वो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर, y1 कितना है आपका, a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस y2 कितना है, तो प्लस का जो y2 है वो हो जाएगा आपका a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इतने को a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b, और एक त्रिकोणमिति का सूत्र अप्लाई करेंगे यहाँ पे, साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। तो ये मिलेगा आपको y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस a2, इसको सॉल्व करेंगे वो, तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए के स्थान पे आपको मिलेगा ओमेगा टी माइनस का kx, और कॉस बी है तो कॉस बी के स्थान पर मिलेगा फाई, और प्लस कॉस ए साइन बी है तो कॉस ओमेगा टी माइनस का kx, और साइन बी का मतलब बी के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये मिलेगा हमको y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, a2 का अंदर गुणा कर देना आपको, तो प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx कॉस फाई हो जाएगा, और इस a2 का गुणा इसमें होगा तो प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस kx
साइन फाई प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, अब ध्यान देखिए, तो यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे भी है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स कॉमन कर लेंगे। और जब इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना a1, और यहाँ पे प्लस का मिलेगा आपको a2, और ये कॉमन हो चुका है तो बचेगा यहाँ पे cos फाई बचेगा। ठीक है, और प्लस में आपको मिलेगा, ये हो गया जो बचा शेष वो था, फिर प्लस का क्या मिलेगा आपको, a2 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि ये परिणामी तरंग का विस्थापन हो गया, परंतु ये अभी तरंगों के इन समीकरणों के जैसा नहीं है, इसलिए परिणामी तरंग का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को मानेंगे। क्या मानेंगे, माना a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल टू cos थीटा मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है a2 साइन फाई है, a2 साइन फाई इज इक्वल टू हम मान लेंगे क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू मान लेंगे साइन थीटा। ठीक है, और इसको यहाँ पे पुट करेंगे, और हाँ, इसको हम नाम देने वाले हैं समीकरण 2, और इसको नाम देंगे समीकरण 3। ठीक है, अतः अब हमको y बराबर क्या मिलने वाला है, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और a1 प्लस a2 कॉस फाई जो है इसको हम रख सकते हैं, क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, और फिर प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और a2 साइन फाई के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a2 साइन फाई के स्थान पर हमको रखना है, a2 साइन फाई के स्थान पर रखना है साइन थीटा। क्या रखना है यहाँ पे, साइन थीटा रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब जरा ध्यान से देखिए, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, फिर से ये फार्मूला प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब इस बार हमको ये पक्ष प्राप्त हुआ है, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये प्राप्त हुआ है और इसको पुट कर देंगे, तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा, क्या मिलेगा, साइन a प्लस बी का फार्मूला है ना, और a के स्थान पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और प्लस b के स्थान पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे, b के स्थान पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। ये गड़बड़ी हो गया। ठीक है, यहाँ a1 प्लस a2 कॉस फाई है, इसके बराबर हमको मानना है कॉस थीटा, और a2 साइन फाई के स्थान पर a साइन थीटा मानना है। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, a कॉस थीटा, तो a यहाँ हो जाएगा आगे, और यहाँ पे रखेंगे a साइन थीटा, तो a यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस a को कॉमन कर लेंगे, a को क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, और फिर ये बन जाएगा अपना साइन। एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू ए, और a यहाँ दोनों में है तो a को कॉमन कर लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, इनटू कॉस थीटा है अभी, कॉस थीटा, और प्लस a कॉमन हो चुका है तो बचेगा आपके पास कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब जिसमें से ये फिर से बन गया ये आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ए का मतलब ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और b का मतलब क्या हो गया, थीटा, तो प्लस प्लस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण हम देखेंगे इसको, और एक और दो को देखेंगे, तो ये जो समीकरण इन दोनों के जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यह समीकरण कौन सा, ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये वाला समीकरण परिणामी तरंग का समीकरण है, परिणामी
परिणामी तरंग का समीकरण है। ठीक है, तो जब अध्यारोपण के उपरांत जो नई तरंग प्राप्त होगी, ये जो है उस नई तरंग का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया आपने, चलो। तो अभी जो है, अब हम इन दोनों समीकरणों का यूज करके आगे कुछ नए समीकरण बनाने वाले हैं, इसलिए इन दोनों को यहाँ कोने में लिख लेते हैं। क्या है, a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा है। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को यूज करके अब हम नए समीकरणों को बनाएंगे, इसलिए इनको छोड़कर और बाकी का सभी को मिटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं दोनों पूरे को। तो चलिए, इसमें से इस समीकरण को मैंने नाम दिया था समीकरण 3, और इसको नाम दिया था क्या, 4, 2 3 4, यही नाम दिया था ना। ठीक है, 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ेंगे। तो समीकरण 3, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। समीकरण 3 व 4 को हाँ, तो क्या करना है हमको, दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ना है। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है आपका, a1 प्लस a2 कॉस फाई है, a1 प्लस a2 कॉस फाई है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसमें करेंगे, दूसरे को वर्ग करके जोड़ना है, जो कि क्या है, a2 साइन फाई है, तो प्लस इसमें कर देंगे हम a2 साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे पक्ष का, तो ये क्या है, a कॉस थीटा है, तो इज इक्वल टू a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें लगाएंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई मिलेगा हमको। ठीक है, प्लस ये है a2 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, तोड़ेंगे तो प्लस a2 स्क्वायर साइन फाई प्राप्त हो जाएगा, a2 स्क्वायर साइन फाई प्राप्त हो जाएगा, और प्लस इसको तोड़ेंगे तो ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू इसको जब तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो जरा ध्यान देखेंगे, ये a2 स्क्वायर साइन फाई है और ये a2 स्क्वायर कॉस फाई है, तो यहाँ इन दोनों में से हम जो है a1 को स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और इन दोनों में से क्या करेंगे, प्लस का a2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो मिलेगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे मिलेगा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्राप्त हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2a1 a2 कॉस फाई इज इक्वल टू, इधर आप a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और इन दोनों की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 का इंटू ए स्क्वायर में करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा, और प्लस 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इधर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सीधा कर देंगे कि ये मिलेगा आपको, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर मिल जाएगा रूट ऑफ 1a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई मिलेगा। ठीक है, और ये जो समीकरण है, यह समीकरण किसका समीकरण है, तरंग के आयाम का समीकरण है, तरंग के आयाम का समीकरण है। अर्थात अगर जो है, जब दोनों तरंग एक दूसरे से अध्यारोपण करेंगी तो अध्यारोपण के बाद जो परिणामी नई तरंग प्राप्त होगी उसका आपको तरंग का आयाम ज्ञात करने को कहे। परिणामी तरंग के आयाम के लिए तो, और दोनों तरंगों का आयाम दिया हो और परिणामी तरंगों का आयाम पूछा जाएगा तो हम ये समीकरण का यूज करेंगे। कौन से, a बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं। कितने समीकरण हो गए थे अपने, या चलिए इसी समीकरण का नाम हो जाएगा 4, इसका नाम दे देते हैं हम 5। ठीक है, तो समीकरण 5 को हम और आगे हल करेंगे। समीकरण 4 के बाद 5 आएगा, तो समीकरण 5 से इधर का रूट हटाएंगे तो फिर से हमको यही मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या मिल जाएगा हमको, 2a1 a2 कॉस फाई प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में k से गुणा कर देंगे। k से गुणा करने पर दोनों पक्षों में k से गुणा करने पर, जब k से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको k a स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट में k a1 स्क्वायर इंटू k a2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि k से गुणा करेंगे तो k को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू √k इंटू √k। ठीक है, और a को लिखा जा सकता है √a स्क्वायर, स्क्वायर से कड़ी खत्म, फिर से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो a1 जो था उसको √a1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो a2 है 1 मिनट यार, तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये मिल गया ना हमको, k को 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए k1 k इसमें भी आ गया, एक रूट में k इसमें भी आ गया। ठीक है, और ये जो अपना a1 था उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो a1 स्क्वायर हो जाएगा, और a2 को रूट के अंदर लिखेंगे तो a2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही चल रहा है। चलिए, तो जहाँ i इज इक्वल टू होता है k स्क्वायर, i इज इक्वल टू क्या होता है, k a स्क्वायर होता है, i इज इक्वल टू होता है k स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे है। ठीक है, तो जहाँ k स्क्वायर वहाँ पे क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं, इज इक्वल टू जहाँ k a1 स्क्वायर है वहाँ पे हम लिख सकते हैं i1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं i2 प्लस 2 अंडर i1, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट के ही अंदर i2। यहाँ पे कॉस फाई छूट रहा है, यहाँ पे क्या छूट रहा है अभी, कॉस फाई छूट रहा है, और यहाँ जहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है इज इक्वल टू k स्क्वायर रखा हुआ है, इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है, k a स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉस फाई आ जाएगा। ठीक, और ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, ये वाला समीकरण जो है, यह समीकरण तरंग की तीव्रता का है, यह समीकरण तरंग की तीव्रता का है, इंटेंसिटी का है।
तीव्रता का समीकरण है। ठीक है, और ये जो है आई, ये तरंग की तीव्रता है। आई से हम किसको लिखते हैं? तरंग की तीव्रता से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो समीकरण प्राप्त हुआ हमको, ये तरंग की तीव्रता का समीकरण है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। किसको? चलो यहीं पे आगे चल रहे थे, भी बहुत जगह है अपने पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण इस बार जो है समीकरण 4 में 3 से भाग दे देते हैं। समीकरण 4 में 3 से भाग देने पर समीकरण 4 में क्या करेंगे, 3 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4 क्या है अपना? समीकरण 4 क्या है? ए साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा अपान 3 में क्या है? ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको प्राप्त हो जाएगा इधर इसमें क्या है? A2 साइन फाई अपान A1 प्लस A2 कॉस फाई मिल जाएगा। अच्छा, ए से कैंसिल, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? A2 साइन फाई अपान A1 प्लस A2 कॉस फाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये जो समीकरण है ये तरंग के कलांतर का समीकरण है। ठीक है, यह समीकरण तरंग के कलांतर का समीकरण है। कलांतर का समीकरण है। ये जो तरंग समीकरण प्राप्त हुआ है, ये तरंग के कलांतर का समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम मिटा के आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब मैं जो है इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। अभी इस समीकरण का हमको काम है, इसलिए इस समीकरण को यहाँ किनारे नोट कर लेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, देखते हैं कि व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, व्यतिकरण की परिभाषा देखेंगे हम लोग। तो व्यतिकरण क्या है? व्यतिकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो अब हम लोग जो है व्यतिकरण की डेफिनेशन समझेंगे। तो व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। जब जो है माध्यम में दो लगभग समान आयाम और लगभग समान आवृत्ति की तरंगों को एक साथ संचरित कराया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब लगभग समान आयाम व आवृत्ति की तरंगों को जब लगभग समान आयाम व आवृत्ति की तरंगों को किसी माध्यम में एक साथ संचरित कराया जाता है, एक साथ संचरित कराया जाता है। तो तरंगों में मैंने बताया ना आपको, जब दो तरंगों को एक साथ चलाते हैं किसी माध्यम में तो दोनों तरंगे जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। तो दोनों तरंगों के कणों का जो परिणामी विस्थापन है वो कैसे प्राप्त होता है? दोनों तरंगों के जुड़ने से प्राप्त होता है। तो जब लगभग समान आयाम व आवृत्ति की तरंगों को माध्यम में एक साथ संचरित कराया जाता है तो अध्यारोपण हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यारोपण। तो अध्यारोपण के उपरांत माध्यम के क्या होता है? ध्यान से देखिए, जैसे ये दो तरंगे हैं, एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, और ये ऐसे चल रही है, और दूसरी वाली थोड़ा सा लगभग समान आयाम और आवृत्ति की बात हो रही तो ऐसे चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, दोनों तरंगों के कणों के विस्थापन धनात्मक दिशा में है। दोनों तरंगों के कणों के विस्थापन कहाँ है? धनात्मक दिशा में है। तो धनात्मक दिशा में जब दोनों तरंगों के कणों का विस्थापन है
तो यहाँ पे जो परिणामी तरंग प्राप्त होगी उसकी तीव्रता धन में दोनों है, जुड़ के क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और ये इतनी दूर में देखो, एक तरंग क्या है, धन में है, दूसरी किस में है, दूसरी के कणों का विस्थापन ऋण में है, तो प्लस माइनस घट के क्या हो जाएंगे, लगभग स्थिर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो इतनी दूर में दोनों तरंगों के कणों का विस्थापन ऋणात्मक दिशा में है, तो ये ऋणात्मक दिशा में हो जाए, फिर एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर कुछ देर तरंग की तीव्रता घट जाएगी और फिर से दोनों कैसा है, धन में आएंगी तो फिर से बढ़ जाएगी, फिर से घट जाएगी, फिर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है, किसी बिंदु पर माध्यम के तरंग की तीव्रता बढ़ गई और किसी बिंदु पर घट गई है। ठीक है, तो जब लगभग समान आयाम और आवृत्ति के, एकदम समान आयाम और आवृत्ति की नहीं, लगभग समान आयाम और आवृत्ति के दो तरंगों को माध्यम में जब हम एक साथ संचरित करा रहे हैं, तो परिणामी तरंग में क्या हो रहा है, तरंग की तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर बढ़ जा रही है और किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता घट जा रही है। ठीक है, तो इसी को हम व्यतिकरण बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो अध्यारोपण के उपरांत माध्यम के किसी किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर क्या होता है, तरंग की तीव्रता, अध्यारोपण के उपरांत माध्यम के किसी बिंदु पर तरंग, परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है और किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है। ठीक है, इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है और किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता घट जाती है, इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो व्यतिकरण है वो दो टाइप का होता है। माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बढ़ गई है उसको बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण, और जिस बिंदु पर तरंग की तीव्रता घट गई उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, जैसे समपोषी का मतलब है जिसका पालन पोषण होता है वो बढ़ता जाता है और जिसका विनाश हो जाता है वो पतन की ओर चला जाता है। तो याद रखने के लिए, जिसका पतन हो गया मतलब जिसकी तीव्रता घट गई वो विनाशी व्यतिकरण हो गया, और जिसका पालन पोषण हुआ, जिसकी तीव्रता बढ़ गई, उसको क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण कहेंगे। ठीक है, तो व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, ठीक है, नंबर एक क्या है आपका, समपोषी व्यतिकरण है नंबर एक। अब देखते हैं जरा सा समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बढ़ गई है, माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है कि तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए देखो, अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए क्या होना चाहिए, मैंने सारी समीकरण लिख के रखा था। तरंग का समीकरण क्या था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई है। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए किसी भी समीकरण में जब अधिकतम की बात हो तो उस समीकरण में ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसकी अधिकतम वैल्यू लगते हैं। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, cos फाई का अधिकतम मान कितना रखेंगे,
1 रखेंगे, ठीक है। और कॉस कितने कितने अंश का मान 1 होता है, कॉस कितने कितने अंश का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर उसके बाद 360 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 होता है, फिर 360 का मान, फिर उसके बाद जो है 360 के बाद 36 गुना 72, 720 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पाई 0 पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, ठीक है। और फिर उसके बाद लिख सकते हैं अगले वाले को जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई 6 पाई। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं कि कॉस कितने कितने डिग्री के मान जो है प्लस में होते हैं, +1 होते हैं। अतः इसके लिए जो है ये कलांतर क्या हो जाएगा, कलांतर, इसके लिए कलांतर कितना हो जाएगा, तो कलांतर हो जाएगा 0 पाई का मतलब 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई और डॉट डॉट, ये सम गुणज है ना, सम संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ n का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, जहाँ n बराबर 1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। यानी कि सारी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी प्राकृतिक नहीं, सारी संख्याएं 0 1 2 3 हो सकता है n का मान, ठीक है। जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 का गुणा 2 में 0, 0 का गुणा पाई में करेंगे तो 0 पाई मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई। इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा कलांतर, ठीक है। तो कलांतर का सूत्र क्या होता है, कलांतर का जो सूत्र होता है इस प्रकार से, कलांतर ये हो गया। तो पथांतर कैसे निकालेंगे हम लोग, पथांतर को लिखते हैं डेल्टा x से, ठीक है। और कलांतर को किससे लिखते हैं, डेल्टा फाई से। इसको थोड़ा सी ब्रैकेट में लिख देते हैं, कलांतर किससे लिखते हैं, इसको हम डेल्टा फाई से लिखते हैं, डेल्टा फाई से लिखते हैं कलांतर को, ठीक है। और पथांतर को किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। तो पथांतर क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सूत्र होता है आपका पथांतर का लेमडा अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, लेमडा अपान 2 पाई डेल फाई डेल्टा फाई, ठीक है। पथांतर का सूत्र क्या होता है, क्लास 11th का ही ये भी फार्मूला है आपका, ठीक है। तो क्लास 11th में ही आपने पढ़ा था कलांतर का फार्मूला, वहाँ कलांतर और पथांतर में संबंध पढ़ा था आपने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा डेल एक्स, ठीक है। वहाँ पे ये फार्मूला पढ़ा था आपने। तो और यहाँ पे जो है इसको पक्षांतर कर देंगे तो डेल्टा ऊपर और 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा अपान 2 पाई डेल फाई मिलेगा। और फाई की वैल्यू आपको क्या पता है, फाई की वैल्यू पता है कि 0 2 पाई 4 पाई ऐसे करके है। तो यहाँ पे डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम 0 रखेंगे तो पूरे का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लेमडा आ जाएगा। और फिर उसके बाद 4 पाई रखेंगे तो फिर पाई से पाई कसम 2 दूना 4 यानी कि 2 लेमडा आ जाएगा, ठीक है। और फिर 6 पाई रखेंगे तो 2 तिहाई 6 3 लेमडा आ जाएगा, ठीक है। डॉट डॉट हो जाएगा n लेमडा, डॉट डॉट n लेमडा। और यहाँ पे भी n का मान क्या हो जाएगा, वही 1 2 3, क्योंकि 0 1 2 3 4 ऐसे मिलता चला जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे n बराबर हो जाएगा वही 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया अपना कलांतर और पथांतर। अब समीकरण क्या हो जाएगा, अब तरंग की तीव्रता का समीकरण देखेंगे समपोषी व्यतिकरण के लिए। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए हो जाएगा तरंग की तीव्रता का समीकरण, तरंग की तीव्रता का समीकरण, तरंग की तीव्रता का समीकरण तो आपको मिला था I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर मिला था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूड I1 I2 कॉस फाई की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देंगे, सॉरी 0 2 पाई 4 पाई ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको I बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसको इसको,
तो हम इसको ये समपोषी व्यतिकरण के लिए है ना, तो समपोषी व्यतिकरण में तरंग की तीव्रता बढ़ जाती है, तो ये अधिकतम तरंग की तीव्रता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे आई मैक्स से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा आई मैक्स इज इक्वल टू I1 को हम लिख सकते हैं अंडर रूड I1 का स्क्वायर, और प्लस I2 को लिख सकते हैं अंडर रूड I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूड I1 I2 इंटू कॉस 0 का मान 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, और ये सूत्र बन रहा है आई मैक्स इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है आई मैक्स इज इक्वल टू, तो अंडर रूड I1 प्लस अंडर रूड I2 का होल स्क्वायर। देखिए रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू 1 करेंगे तो वही मिलेगा आपको। तो ये फार्मूला बन गया आई मैक्स इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस फार्मूले को हम नाम देने वाले हैं समीकरण 1, ठीक है। तो अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम जो है आगे चलते हैं विनाशी व्यतिकरण की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने सभी स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे चलते हैं, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। वीडियो चल रहा है, कितना देर का हो गया, 41 मिनट, लंबा हो जा रहा है तो आज। चलिए इसको भी हम शेष रहने देंगे, अभी काम देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे। 1 मिनट यार, संपोषी व्यतिकरण हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण होता क्या है, तो हमने आपको बताया कि जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता बढ़ जाए उसको संप्रेषी व्यतिकरण कहते हैं, और माध्यम के जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता घट जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। माध्यम के जिन बिंदु पर तरंग की तीव्रता बढ़ जाए उसे संपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदु पर तरंग की तीव्रता घट जाए उसे क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम तीव्रता के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए ठीक है, कॉस फाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, कॉस फाई का न्यूनतम वैल्यू रखेंगे -1। कॉस फाई की न्यूनतम वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, जहां पे डेल फाई यानी कि वही आपका क्या मिल जाएगा, कालांतर डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस कितने अंश की वैल्यू -1 होती है, तो कॉस जो है 180 की वैल्यू -1 होती है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद काश 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है यार, -1 होता है। और कॉस 270 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी -1 ना, 18 36 60 54 नहीं 18 36 18 54, तो ये होता है 540 के वैल्यू, जिसको हम लिखेंगे कितना, 3 पाई, फिर 1 पाई 3 पाई, और उसके बाद हो जाएगा अपना 3 2 5 पाई 5 पाई, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग डॉट डॉट 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई, ठीक है। जहाँ n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक। जैसे 1 रखेंगे n का मान तो 2 मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 पाई मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3 पाई मिल जाएगा। लगातार हमको क्या मिल जाएंगी, विषम संख्याएं मिल जाएंगी, पाई का विषम गुणज प्राप्त हो जाएगा। अब कलांतर मिल गया, तो चलिए इसके लिए हम पथांतर निकाल लेते हैं। पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर का सूत्र आपने पढ़ाना भी, जस्ट डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एक्स इज इक्वल टू होता है आपका लेमडा अपान 2 पाई,
डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, ठीक है। और डेल्टा फाई की इन वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रखेंगे। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है अपना, पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है और 2n माइनस 1 पाई है, ठीक है। तो पुट करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या क्या मिलने वाला है हमको, डेल एक्स इज इक्वल टू मिलने वाला है, जब यहाँ पे हम पाई पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, लेमडा बाई 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, लेमडा बाई 2 मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, कॉस जीरो का भी तो मान होता है यार, कॉस जीरो का भी मान तो 1 माइनस में 1 होता है, नहीं कास जीरो का मान -1 कहाँ होता है, कास जीरो का मान तो 1 होता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे लेमडा बाई 2 मिलेगा, और जब दूसरी वैल्यू रखेंगे 3 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, मिल जाएगा हमको 3 लेमडा बाई 2 मिलेगा। फिर उसके बाद 5 पाई रखेंगे तो 5 लेमडा बाई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार से डॉट डॉट 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लेमडा बाई क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये पथांतर हो जाएगा कॉस किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या मिले हमको, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 मिल गया, ठीक है। अब इसके लिए तरंग की तीव्रता का समीकरण क्या हो जाएगा, तरंग की तीव्रता तीव्रता का समीकरण, ठीक है। तो इसके लिए जो तरंग की तीव्रता का समीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, आई मिनिमम से लिखेंगे उसको, आई मिनिमम से लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूनतम तीव्रता होगी उन बिंदुओं पर जिन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सब समीकरण क्या था, वही I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 और रूट I1 I2 कॉस फाई होता था, तो यहाँ पे कॉस क्या रख देंगे, 180 रखेंगे, ठीक है। और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं रूट I1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट, कॉस 180 की वैल्यू -1 का गुणा करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस -2 अंडर रूट I1 I2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सूत्र बन रहा है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर -2 I1 I2 रूट में, तो इसको हम लिख सकते हैं आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस I2 का रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तरंग की न्यूनतम तीव्रता का समीकरण हो गया। इसको हम किससे लिखेंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, समीकरण 2 नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, भी जगह काफ़ी है अपने पास। तो समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। क्या कर दे रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो समीकरण 1 हमको तरंग की अधिकतम तीव्रता का प्राप्त हुआ था, जिसको हम किससे लिखते हैं, आई मैक्स से लिखते हैं। और दूसरा न्यूनतम तीव्रता के लिए तो आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है हमको, आई मैक्स इज इक्वल टू मिला है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और मिनिमम का क्या प्राप्त हुआ है, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तब हम इसको इकट्ठा हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 का रूट I1 प्लस रूट I2 बटे रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरंगों की न्यूनतम तीव्रता का क्या हो जाएगा, समीकरण हो तरंगों की तीव्रताओं के अनुपात का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम रूट I1 को क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है, ये कौन आ गया, एक मिनट, तो चलिए देखिए, तो ये हो गया तरंग की तीव्रताओं के अनुपात का समीकरण, ठीक है। ये क्या हो गया, तरंग यह तरंग की तीव्रता के अनुपात का समीकरण है, तरंग की तीव्रता के अनुपात का समीकरण है, अनुपात का समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने पढ़ा था ना, आई बराबर क्या होता है, के स्क्वायर, आई बराबर के स्क्वायर, तो रूट आई बराबर रूट के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो आई मैक्स अपान आई मिनिमम इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा रूट I1 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं,
रूट आई वन के स्थान पर रूट में लिखेंगे के ए वन का स्क्वायर प्लस रूट आई टू के स्थान पर रूट के ए टू का स्क्वायर लिख लेंगे, बटे रूट आई वन के स्थान पर फिर से वही के ए वन स्क्वायर और माइनस के ए टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको आई मैक्स अपान आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ के रूट के ऊपर कॉमन कर लेते हैं, रूट के नीचे भी कॉमन कर लेते हैं। तो रूट के कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा हमको क्या, ए वन का स्क्वायर रूट में और प्लस ए टू का स्क्वायर रूट में, बटे यहाँ पे भी रूट के कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए वन का स्क्वायर रूट में और माइनस ए टू का स्क्वायर रूट में। ठीक है, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो रूट के से रूट के कैंसिल हो गया और इनके स्क्वायर से इनकी करणियाँ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमको मिल जाएगा आई मैक्स अपान आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए वन ए वन प्लस ए टू अपान ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण उस टाइम तरंग की तीव्रता का अनुपात निकालने के लिए है, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, जिस समय हमको तरंग की तीव्रताएं ना दी गई हो बल्कि तरंग के क्या दिए गए हों, आयाम दिए गए हों, तो उस समय के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा। आप लोग तो बढ़िया सा बैठे हैं रूम में, हम अकेले यहाँ चिल्ला रहे हैं, कैमरे को पढ़ा रहे हैं, ऊब जाते हैं हम भी यार थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से समीकरण एक और दो पे आएंगे। ठीक है, तो समीकरण एक व दो से, एक व दो से क्या मिलने वाला है, इसका स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट मिलेगा हमको आई मैक्स, रूट आई मैक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू मिलेगा। ठीक है, और इसमें से क्या, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट, ये आई मैक्स है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, और ये आई मिनिमम इज इक्वल टू मिलेगा हमको अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, इसको समीकरण नाम दे देते हैं 4। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। अब इनका काम खत्म हो गया, एक और दो का काम खत्म हो गया है। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू रूट आई वन माइनस रूट आई टू और उसके बराबर रूट आई वन प्लस रूट आई टू हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में 4 को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ने पर चलो जोड़ देते हैं, तो हमको मिलने वाला है आई मैक्स, इसको चलो सीधा लिख लेते हैं ऐसे। यहाँ देखो जब जोड़ेंगे तो माइनस आई टू से प्लस का आई टू खत्म हो जाएगा और हमको मिलेगा क्या, ऐसे कर लो, इधर क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट आई मैक्स चलिए, तो ये आई मैक्स हो जाएगा और ये प्लस का आपको क्या मिल जाएगा, आई मिनिमम इज इक्वल टू मिलेगा, ये इससे कैंसिल हो गया और ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, आपको 2 रूट आई वन मिल जाएगा, दो गुणे में ही इधर आएगा, भाग में मिलेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा जो है, अंडर रूट आई वन इज इक्वल टू अंडर रूट आई मैक्स प्लस अंडर रूट आई मिनिमम अपान 2 प्राप्त हो जाएगा, और इधर का रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो आपको मिलेगा आई वन बराबर मिल जाएगा यहाँ से आई मैक्स प्लस रूट में आई
मिनिमम बाई 2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 4 के बाद इसको नाम दे देंगे समीकरण 5। ठीक है, इसी प्रकार से हम समीकरण 3 में से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर समीकरण 3 से 4 को घटाने पर जब 3 से 4 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा अंडर रूड आई मैक्सिमम माइनस अंडर रूड आई मिनिमम। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो I1 में से I1 जाएगा तो खत्म हो जाएगा, और घटाने में चिन्ह परिवर्तन होता है तो ये माइनस में और ये प्लस में खत्म, और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा तो रूड I2 कितना हो जाएगा आपका 2 अंडर रूड I2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हटाएंगे इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा अंडर रूड आई मैक्स माइनस अंडर रूड आई मिनिमम अपान 2 का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में क्या कर 4 में 5 में 6 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 5 में 6 से भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमको I1 अपान I2 इज इक्वल टू अंडर रूड आई मैक्स प्लस अंडर रूड आई मिनिमम अपान 2 बटे, अच्छा इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है, बटे क्या मिल जाएगा अंडर रूड आई मैक्स माइनस अंडर रूड आई मिनिमम बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के अंदर दोनों के दो कट कैंसिल हो जाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा I1 अपान I2 इज इक्वल टू अंडर रूड आई मैक्स प्लस अंडर रूड आई मिनिमम अपान अंडर रूड आई मैक्स माइनस अंडर रूड आई मिनिमम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो एक समीकरण ये हो गया, तरंग की तीव्रताओं का अनुपात जब अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं दी गई हों और उनकी पहली तरंग और दूसरी तरंग की तीव्रताओं का अनुपात पूछा जाएगा तो हम ये समीकरण का यूज करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि ये वीडियो जो है लगभग 1 घंटे का हो चुका है, तो अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।